टोटल डेफिनेशन जो आपके पास है वो ये कुछ है, ये लिस्ट आगे चलती जाएगी। सबसे पहले यू हैव योर इन हाउस एंड आउटसोर्स प्रोडक्शन। अच्छा, अभी इसमें ना हमने जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं डेफिनेशन के, क्योंकि देखिए डेफिनेशन जो होती है हमारे पास एज वी डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस, वो ये है कि भी कैम्ब्रिज के अंदर इन व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन समथिंग, व्हेनेवर यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग, यू नीड टू मेंशन एटलीस्ट टू सेपरेट पॉइंट्स या फिर टू सेपरेट फैक्ट्स। पॉइंट्स और फैक्ट में दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करता हूँ, दे आर द सेम स्टफ। ठीक, सो यू नीड टू मेंशन टू सेपरेट फैक्ट्स, टू यूनिक फैक्ट्स मिनिमम। मैक्सिमम आप जहाँ तक भी जा सकते हैं, मगर कम से कम दो हो जाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है आराम से। इन हाउस प्रोडक्शन जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स निकाले, तो हर डेफिनेशन यानी हर जो हमारे पास यहाँ पे की टर्म है उसकी यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स निकाले होंगे, उससे हमने उसकी डेफिनेशन बना दी होगी। सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विद इन अ बिजनेस यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, आप नहीं बना सकते, यानी आपने कोई से भी दो पॉइंट मेंशन करने, मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे तीन नजर आ रहे हैं। आपने कोई से भी दो मेंशन करने हैं, तीन मेंशन करने हैं, चार, लाइक दैट इज ऑल, लाइक दैट इज टोटली अप टू यू। ज़रूरी नहीं कि आपने एग्जैक्टली इसी का रट्टा मारना है। तो यहाँ पे हम जितनी भी डेफिनेशन देख रहे हैं इनका रट्टा आपने नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं मारना। आपको सिर्फ इतना पता हो कि आपने किसी भी की टर्म को, खासतौर पे ये जो आपके पास 14 यहाँ पे की टर्म्स आएंगे, उनके बारे में यू शुड एटलीस्ट नो टू पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ देम। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इन हाउस हो गया, आगे चलते हैं। देन यू हैव आउटसोर्स प्रोडक्शन। आउटसोर्स कहते हैं जब आपके पास व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट आउट प्रोडक्शन टू एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसमें वी हैव टू सेपरेट पॉइंट्स। यू हैव ग्लोबल सप्लाई चेन, अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज, पहला पॉइंट होगा, यानी पहला हमारे पास फैक्ट होगी। इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड फैक्ट होगी। एजेंट क्या होता है? एन इंटरमीडियरी, ये इटसेल्फ एक फैक्ट है। इंटरमीडियरी क्या होता है? मिडिलमैन होते हैं। एंड इंटरमीडियरी हु सेल्स और बायज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन। देन यू हैव अ फैक्टर, एन इंटरमीडियरी हु टेक्स ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सेल देम इन देयर ओन नेम। You have bonded warehouse. Again, ये एक like it's a warehouse owned by custom authorities where imported goods are stored without any immediate tax. यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट, यहाँ पे मैंने तीन फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। Then you have contract manufacturing, ये भी मैं डिस्कस किया था। It is when you outsource a business's production या manufacturing, पहला पहला पॉइंट यहाँ हो गया, पहला फैक्ट यहाँ हो गया, टू एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी, सेकंड फैक्ट यहाँ पे हो गया हमारा। फ्री ट्रेड क्या होती है? इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है? विदाउट एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। इसलिए बहुत सारी हैं, आप लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी ट्रेड बैरियर। यू कैन राइट विदाउट एनी कोटा, विदाउट एनी एम्बार्गो, विदाउट एनी, यानी आप सारे लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। देन यू हैव सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो है उसके जो दो पॉइंट्स हैं वो वही वाले जो कि हमने शुरू में डिस्कस किए थे। It is a short-term incentive to boost sales of a business. Yeah, you can write short-term methods to boost sales of a business. Entrepreneurship, process of identifying a business opportunity. यानी पहले आपने गैप देखा किसी मार्केट में, फ्रेंचाइज ऑफर नहीं कर रहे लोग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लेवल्स कॉमर्स बहुत कम लोग ऑफर कर रहे थे, सो आई थॉट टू वर्क ऑन इट। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, मगर मैं उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी नहीं बना रहा, मैं उसको फ्री कर रहा हूँ डेफिनेटली। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड की, एंड देन वी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज फॉर इट, और फिर हमने रिस्क लिया इन ऑर्डर टू अर्न रिवॉर्ड फॉर इट, लाइक इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। या अगेन you can write reward, you can write profit, you can write revenue, you can write whatever you wish to। तो ये एग्जैक्ट आपने इसको रोट मेमोराइज नहीं करना। वर्किंग कैपिटल, द शॉर्ट टर्म फंड्स यूज्ड बाय बिजनेस फॉर इट्स डेली ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? यू शुड रिमेंबर इट, कैपिटल सॉरी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, अच्छा एसेट और करंट एसेट इन दोनों में फ़र्क है, लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ इन दोनों में फ़र्क है, एंड यू शुड नो कि भी ये कैसे आपस में डिफर करते हैं। सर्च देम अप। एसेट्स कहते हैं गुड्स और सर्विसेज अ बिजनेस ओन, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये, दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इनकम, दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू, दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट, सिंपल। लायबिलिटीज़ क्या होंगी? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अ बिजनेस ओव्स टू अदर पार्टीज। तो यानी आप किसी और को आप ओ करते हैं तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब इसमें करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये आपको यानी मालूम होना चाहिए। कैपिटल, कैपिटल जिसे हमने पहले डिफाइन किया, मनी और एसेट्स
इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट या टू जनरेट रेवेन्यू। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगी? रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू अनदर ट्रेडर। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास बाय मैन्युफैक्चरर, हाँ ठीक है, यहाँ पास दो पॉइंट्स हैं, दो सेपरेट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस। तो ये एक यूनिट नंबर 6 में से एक नई चीज़ आई हुई है, मगर इसका भी मानी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सो मोरल प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स, या फिर यू कैन राइट मोरल वैल्यूज़, या यू कैन सिंपली राइट प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, या आप लिख लें कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस, या कुछ भी आप लिख लें, इट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक। तो ये 16 टोटल डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जिनके बारे में एटलीस्ट 2 मिनिमम पॉइंट्स आपको आने चाहिए। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, अपना सिलेबस कवर अप कर लिया और अपने डेफिनेशन को हमने देख लिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स आंसर फॉर्मेट्स। इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक आंसर फॉर्मेट की उनसे गाइड नहीं ली हुई, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ले लें। आप व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट करें, आपको वो हम भेज देंगे। नहीं, अब तो खैर एग्जाम से 3 दिन पहले, चलिए फिर भी फ़ायदा हो जाएगा, मगर जितना जल्दी आप कर सकते हैं आप ज़रूर वो लीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये उसी में से हमने बनाई हुई है, तो अ, आप समझ सकते हैं कि भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये। वन मार्कर को जब हम आंसर करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट सिंपली स्टेट द पॉइंट, हमने कोई एक्सप्लेनेशन साथ नहीं देनी होती, हम सिंपली पॉइंट को स्टेट करेंगे, मगर हम फोकस क्या करेंगे कि हमने दो बातें लिखनी है। क्यों? यहाँ देखें, डिफाइन इनविजिबल ट्रेड, तो हमने यहाँ पे टू फैक्ट्स, हमने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सो डेफिनेशन मस्ट कंटेन 2 फैक्ट्स या फिर 2 पॉइंट्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेफिनेशन। मैं 2 फैक्ट्स और 2 पॉइंट्स इन दोनों को सेपरेट क्यों करूँ? क्योंकि बहुत से बच्चे पॉइंट्स को तो समझ जाते हैं मगर फैक्ट को नहीं समझते। बहुत से बच्चे फैक्ट को समझ जाते हैं, पॉइंट को नहीं समझते। सो दे आर द सेम स्टफ। व्हेन आई एम यूजिंग इट, आई मीन द सेम थिंग। सो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ये पहली चीज़ होगी, ऑफ सर्विसेज ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड फैक्ट हो गया, सिंपल एज दैट। देन यू हैव डिफाइन सप्लाई चेन। अब यहाँ पे देखें, ये है स्पेसिमन पेपर में से है, बिल्कुल ये एक आपका स्पेसिमन पेपर में से एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ गुड्स, नाउ इट इज इनवैलिड। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सप्लाई चेन इसको हम कहते नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स किसको हम कहते हैं? ट्रांसपोर्ट को। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जो उससे गलती है वो ये है कि उसने सिर्फ एक फैक्ट मेंशन की है, वो भी उसने गलत, उसने इनवैलिड मेंशन की है। तो नीचे एग्जामिनर ने यहाँ पे ना कमेंट में लिखा हुआ है, दिस आंसर लैक्ड प्रिसीजन, द सप्लाई चेन इज नॉट सिंपली द मूवमेंट ऑफ गुड्स बट इज अ नेटवर्क ऑफ बिजनेस एंड और पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने दो फैक्ट मेंशन करनी है, दे शुड बी वैलिड, दे शुड बी एक्यूरेट। प्रूफ फ्रॉम द एग्जामिनर, यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। अब इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन ये था कि विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड अ बिजनेस यूज टू मूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें ना ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ में हमारे पास कुछ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखे हुए थे। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ कि यू शुड यूज फिगर पॉइंट वन टू हेल्प यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप आंसर करेंगे अपने आप से और आप कोई फिगर को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ फिगर पॉइंट वन टू हेल्प यू आंसर। इसने जो यहाँ पे लिखा वैन, लिखा वैन वहाँ पे नहीं मेंशन था तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली, सॉरी, वैन मेंशन था, पाइपलाइन मेंशन था तो उसको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल गए। आप लोग आंसर फॉर्मेट की जो गाइड है वो आप खोल लीजिएगा, उसमें हमने एग्जैक्टली यही वाली एग्जाम्पल स्टेट की हुई है। आगे चलते हैं। यहाँ देखें, द करेक्ट आंसर हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसलिए 1/1 इसको मिल गया और 1/1 नीचे उसको मिल गया क्योंकि इसने स्टेट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने दो फैक्ट्स क्यों नहीं मेंशन किए यहाँ पे? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके वन मार्कर में स्टेट का वर्ड आए, अगर आपके वन मार्कर में स्टेट का वर्ड आए, जिस तरह से ये है, तो स्टेट के वक्त आपने सिर्फ पॉइंट को स्टेट करना है। मगर अगर आपके वन मार्कर में डिफाइन का वर्ड आ रहा है तो फिर आपने टू फैक्ट्स एक्सप्लेन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल आप अगेन हमें मैसेज करें, आंसर फॉर्मेट गाइड आपको भेज देंगे, वहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन की हुई है इसकी एग्जांपल्स। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये एक वीक आंसर है, ये दो वीक आंसर्स हैं, इन दोनों को 0 मिले हैं। इसने लिखा बाय रोड, इसने लिखा बाय सी। अब रोड और सी का जिक्र था ही नहीं कहीं पे उस फिगर पॉइंट वन के अंदर, दैट इज वाई दे गॉट 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वीक आंसर एक और हमारे पास है, इसने लिखा ट्रक्स और पाइपलाइंस। तो इसमें पाइपलाइन मेंशन था फिगर पॉइंट वन में, मगर ट्रक्स मेंशन नहीं थे फिगर पॉइंट वन में। तो क्योंकि ट्रक गलत हो गया
तो ऑटोमेटिकली इसको 0 मार्क्स मिले और एग्जामिनर ने पाइपलाइन को चेक ही नहीं किया। आपने हमेशा याद रखना है, जब आपने कोई एक चीज़ स्टेट करनी हो, अगर आप वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें स्टेट करेंगे तो एग्जामिनर आपकी सबसे पहली चीज़ को मार्क करेगा। वरना अगर वो अलाउ कर दे तो फिर तो बच्चे एमसीक्यूज़ में सारे ऑप्शन को टिक कर दें, वरना वो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जितने भी उनके ज़हन में आंसर्स आ रहे हैं वो सारे लिख लें। तो एग्जामिनर सिर्फ पहले आंसर को देखेगा। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड टू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ वन मेथड एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। द रूलिंग इन दिस सिचुएशन इज ओनली द फर्स्ट आंसर इज अलाउड, hence it is unfortunate that the second response given was in fact the correct one। और उसको मार्क मिले हैं 0/1। तो ये काम आपने 1 मार्कर में नहीं करना। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप बेशक करके नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा और आई विल मार्क देम फॉर यू एंड आई विल लेट यू नो कि भी कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है। अब हम आते हैं 2 मार्कर के ऊपर। 2 मार्कर हम किस तरह से आंसर करते हैं? 2 मार्कर की हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं इसके ऊपर। पहली टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेन और डिस्क्राइब स्टाइल क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेन और डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन। अगर एक्सप्लेन का वर्ड आए या डिस्क्राइब का कमांड वर्ड आए आपके क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, उस केस के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली स्टेट द पॉइंट एंड गिव एन एग्जांपल या गिव अ रीजन या फिर गिव एन इम्पैक्ट। एग्जांपल या रीजन या फिर इम्पैक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ रिटेलर ऑफ एडवर्टाइजिंग स्मार्टफोन ऑन देयर वेबसाइट। तो उसने लिखा इट इज चीप। उसने यहाँ पे अपना पॉइंट स्टेट कर दिया, एज दे डू नॉट नीड टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल नहीं दी, यहाँ पे उसने रीजन दी है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ उसने रीजन दी है। क्यों? क्योंकि उसने एज बताया, एज दे डू नॉट नीड टू, यानी उसको वो रीजन दे रहा है कि बिकॉज दे डू नॉट नीड टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म। तो जब भी एक्सप्लेन या डिस्क्राइब का कमांड वर्ड किसी 2 मार्कर के अंदर आएगा तो अपने इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना। जो दूसरी टाइप है 2 मार्कर्स की, उसमें आपके पास होता है स्टेट या फिर आइडेंटिफाई का कीवर्ड होता है। इसमें आपने क्या करना होता है? इसमें आपने सिंपली यू हैव टू स्टेट द फर्स्ट पॉइंट एंड देन यू हैव टू स्टेट द सेकंड पॉइंट, सिंपल एज दैट। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एग्जांपल, इम्पैक्ट, रीजन कुछ भी नहीं है। now देखिए स्टेट 2 फीचर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल बैंक। हमने पहला फीचर स्टेट किया हेड ऑफिस इन वन कंट्री, और हमने दूसरा फीचर स्टेट किया ब्रांचेस इन मोर देन वन कंट्री। सिंपल, हमें 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे एक और एग्जांपल है स्पेसिमेन पेपर में से 2026 का। डिस्क्राइब वन बेनिफिट। अब देखिए डिस्क्राइब का वर्ड है ना, तो डिस्क्राइब का ये कौन सा 2 मार्कर बन रहा है? ये वाला तो नहीं बन रहा, ये बन रहा है ये वाला, एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब। तो हम इस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। लेट्स सी उस स्पेसिमेन पेपर के अंदर उसने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया या नहीं। ये देखिए, द कार्गो लाइनर हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी, पहला फैक्ट हो गया। सो कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ कार्स ऑन ईच जर्नी, दूसरा फैक्ट यहाँ पर हो गया। यानी यहाँ पे उसने ये रीजन बताई है, सो कैन यानी बिकॉज इट कैन कैरी, सॉरी ये उसने बताई इम्पैक्ट, बताया इम्पैक्ट, हेंस या देयरफॉर या मोरओवर इट कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ कार्स ऑन ईच जर्नी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं दिस डिनोट के भाई आगे हमें एक इम्पैक्ट बता रहा है। सो इसको मिले हैं 2/2। और नीचे एग्जामिनर ने कमेंट लिखा हुआ है कि द रिस्पॉन्स क्लियरली आइडेंटिफाइड अ वैलिड बेनिफिट एंड देन डिस्क्राइब्ड इट विद अ वैलिड लिंक्ड पॉइंट। हमारे पास कुछ और प्रूफ है यहाँ पे, देखिए जिसको फुल मार्क्स मिले हैं। एक्सप्लेन, अब देखिए एक्सप्लेन का वर्ड है तो अगेन हमारे पास ये एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें हमने पॉइंट को स्टेट करना होगा और हमने इसकी आगे कोई एग्जाम्पल, कोई रीजन या कोई इम्पैक्ट देनी होगी, इनमें से कोई एक काम करना होगा। सो वी हैव सीजनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सच एज मेज विच इज प्रोड्यूस्ड सीजनली बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। ये उसने एक रीजन हमें बताई है, इसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं। is stored in warehouse to cope with the demand. That is how warehousing is used for seasonal production. अब यहाँ देखिए उसने पहले एग्जांपल दी है, फिर उसने आगे पॉइंट दिया। पहले एग्जांपल है इस ये स्किन कलर के अंदर और फिर येलो कलर के अंदर यू हैव योर पॉइंट। सो ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स के वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपने मेंशन किए हुए हमेशा। ठीक, तो बेशक आप पहले कर लें किसी चीज़ को, आप यानी बाद में कर लें, दैट डजंट मैटर। सिमिलरली प्राइस स्टेबिलिटी है, उसका आप आंसर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम ज़रा कमेंट्स पढ़ लेते हैं इसके। गुड अंडरस्टैंडिंग शोन ऑफ हाउ वेयर हाउसिंग इज यूज सो दैट सीजनल गुड्स कैन बी स्टोर टू मीट डिमांड सो दैट ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें हैं। और गुड अंडरस्टैंडिंग शोन ऑफ हाउ वेयर हाउसिंग इज यूज टू कीप प्राइस स्टेबल। तो यानी वही बात है, उसको फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि उसने उस फॉर्मेट को उसने फॉलो किया है बहुत एक अच्छे अंदाज से। ठीक है, इसने पहले पॉइंट नहीं दिया, इसने बाद में पॉइंट दिया, मगर दैट डजंट मैटर। तो स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज कि भी वो जो एलिमेंट्स हैं वो दे शुड एग्जिस्ट इन योर आंसर। वो एलिमेंट कौन से हैं, वो हमने जो फॉर्मूला में डिस्कस किया है आपके 2 मार्कर को आंसर करने का, ये वाले, ये और ये। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये हमारे पास आगे स्टेट या आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चन। यूज फिगर पॉइंट टू हेल्प यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ अ शॉपिंग सेंटर। अब देखें स्टेट का वर्ड आ गया ना, और ये है भी 2 मार्कर, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट स्टेट करेंगे।
There are large building usually situated in the center of cities. तो ये आ गया हमारे पास, पहली फैक्ट आ गई। दूसरी फैक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गई, दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग ग्रोसरी। तो दो फैक्ट्स आ गए हमारे पास, 2 आउट ऑफ 2 फुल मार्क्स में यहाँ पे मिल गए। ठीक। अ, ये वीक आंसर है, डिस्क्राइब वन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट माइट अफेक्ट द वर्क ऑफ एन एजेंट। अब यहाँ देखिए डिस्क्राइब का वर्ड आया ना, तो ये टाइप 1 है 2 मार्कर की। तो इसमें हमें क्या करना था, पॉइंट देना था, फिर हमें एक आगे एग्जाम्पल या हमें कोई इम्पैक्ट या हमें कोई रीजन हमें देनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर उसने लिखा है कि वन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट माइट अफेक्ट द वर्क ऑफ एन एजेंट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इन इंटरनेशनल ट्रेड इज सेलिंग इन बल्क। अब सेलिंग इन बल्क कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो उसका पॉइंट था ही गलत। तो इसलिए इसको कोई मार्क्स नहीं मिले। इसको तो अपना द कैंडिडेट हैज आल्सो वेस्टेड टाइम इन रिपीटिंग द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इन द रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे होते हैं अपने आंसर के अंदर। अब इसने 2 लाइनें ली हैं आउट ऑफ 4 लाइन, इसने 2 लाइनें ली हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को रिपीट करने के ऊपर। ये क्या करेगा एग्जामिनर इसका? आपने अपना टाइम बचाना ना, तो आपने अपने टाइम बचाने के लिए अपने आंसर का जो साइज उसको कम रखने के लिए, टू मेक योर आंसर कंसाइज एंड प्रिसाइज, यू मस्ट नॉट रिपीट द क्वेश्चन। क्योंकि देखिए एग्जामिनर खुद भी कह रहा है द कैंडिडेट हैज आल्सो वेस्टेड टाइम इन रिपीटिंग द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो ये यानी ये उस तरह से नहीं, जैसे पहले होता था छोटी क्लासों के, थे टीचर हमें यानी टीचर्स हमें बताया करते थे कि हाफ ऑफ योर आंसर इज फाउंड इन योर क्वेश्चन। तो भाई वो टाइम, वो एक अलग क्लासेस थी, एक अलग लेवल है। स्ट्रॉन्ग आंसर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। टैरिफ्स आर टैक्सेस पेड फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स। अब ये देखें, ये उसने अपना पॉइंट बता दिया। अब आगे वो एक इम्पैक्ट बता रहा है, एंड दिस कैन अफेक्ट द एजेंट एज ही विल हैव टू पे टैक्सेस व्हिच माइट रिजल्ट इन डिक्रीज इंपोर्ट्स। यहाँ तक इसका पॉइंट, इसका मुकम्मल आंसर हो गया था, मगर इसने आखिरी लाइन लिख ली फिर भी, टैरिफ्स विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द एजेंट एज वेल। ये इसने एक एडिशनल पॉइंट दे दिया, इसकी जरूरत उसको नहीं थी, मगर इसने दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। द कैंडिडेट आइडेंटिफाइज अ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, उसने बता दिया दैट इज अ टैरिफ, पहला पॉइंट यहाँ मिल गया। एंड देन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द टैरिफ फॉर द सेकंड मार्क। तो सेकंड मार्क के लिए उसने उसको डिस्क्राइब कर लिया, जिस तरह से हमने देखा था कि आपने कोई एग्जांपल देनी है, कोई इम्पैक्ट देनी है, या फिर कोई रीज़न देनी है। तो उसने यहाँ पे उसकी एक इम्पैक्ट दी है कि दिस कैन अफेक्ट द एजेंट, आज उसने बता दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पॉज कर लें वीडियो, नीचे कमेंट में जाके उसको अटेम्प्ट कर लें, एंड देन आई विल मार्क देम अप फॉर यू। 3 मार्कर को हमने कैसे आंसर करना है, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक ही है, दैट इज टू, बल्कि दो है हमारे पास फॉर्मूला। एक है टू स्टेट योर पॉइंट एंड देन गिव अ रीजन फॉर इट एंड देन गिव एन एग्जांपल फॉर इट, या गिव अ रीजन एंड देन गिव एन इम्पैक्ट। रीजन, एग्जांपल, इम्पैक्ट आप इनको आपस में स्विच कर सकते हैं। स्टेट अ पॉइंट, गिव एन इम्पैक्ट, गिव एन एग्जांपल, स्टेट अ पॉइंट, गिव अ रीजन, गिव एन इम्पैक्ट, तो कुछ भी कर सकते हैं। बस सिर्फ इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए लाजमी। अन इम्पोर्टर, अच्छा ये है एक तरीका। दूसरा दूसरा तरीका ये है कि आप एक पॉइंट दें यस रीजन, यानी आप कहें कि फॉर एग्जांपल 3 मार्क का जो होता है वो हमेशा होता है वेर यू हैव टू मेक अ डिसीजन। वो आपसे पूछेंगे कि डू यू थिंक ब्ला ब्ला ब्ला, डू यू थिंक ब्ला ब्ला ब्ला, सो यू विल हैव टू चूज अ स्टैंस एंड यू विल हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर, जैसे यहाँ पे मेंशन है। तो एक तरीका ये है कि आप यस सपोर्ट करें उस रीजन से, फिर आप नो करें, फिर आखिर में आपको ये एक साइड चूज़ करना है। तो पहले आपने यस किया, फिर आपने नो किया, और फिर आपने एक आखिर में कोई साइड चूज़ कर ली, या तो यस चूज़ कर ली, या फिर आपने नो चूज़ कर ली, या आपने चूज़ कर ली एक बैलेंस्ड अप्रोच, और आपने यानी बस आपका आंसर मुकम्मल हो गया। दूसरा तरीका ये वाला फार्मूला है, यस एज ईमेल विल प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड दैट कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि भी डू यू थिंक द इम्पोर्टर शुड यूज मेल रादर देन टेलीफोन। तो शुरू में हमने एक पॉइंट बता दिया कि यस एज ईमेल विल प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड, पॉइंट हो गया। आगे हम उसका इम्पैक्ट बता रहे हैं, दैट कैन बी यूज एज अ प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और फिर हम आगे एक एग्जांपल दे रहे हैं, एंड इट इज़ क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कॉल्स। सिंपल। एक और स्पेसिफिक पेपर में से एग्जांपल है, यहाँ पे देखें, उसने लिखा है कि यस, उसने अब दूसरा वाला फॉर्मेट अख्तियार किया। पहले उसने अपना एक यस का रीज़न दिया, यस आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया द कंपनी विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कस्टम रेगुलेशन। अब आगे वो अपने ही उस पॉइंट के खिलाफ जा रहा है, वो नो का रीज़न दे रहा है, बट इट विल मीन दैट इट माइट बी मोर एक्सपेंसिव दैन कैरिंग आउट द लॉजिस्टिक्स देमसेल्व्स। अब चूंकि उसने सिर्फ ये दो बातें कही हैं, तो तीसरी बात उसने नहीं की, यानी उसने कोई चूज़ नहीं किया, उसने कोई अभी आखिर में कोई बैलेंस्ड इवेल्युएशन नहीं की, तो इसलिए उसको यहाँ पे 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 3। एग्जामिनर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, कैंडिडेट्स शुड नो दैट अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद द कमांड वर्ड डू यू थिंक, शुड दिस, और डू यू एग्री means that reasoning can be on either or both side if it is justified. Candidates should also note that there are 0 marks for simply stating that yes or no, I think it is a good idea, या फिर not a good idea. This response has given one relevant yes reason,
यहाँ तक उसका यस रीज़न हो गया था, एंड वन रिलेवेंट नो रीज़न यहाँ तक हो गया था उसका नो रीज़न, बट डज नॉट जस्टिफाई इधर ऑफ दिस रिस्पॉन्सेज। तो हमने फिर यहाँ पे खुद से लिख के इसको यानी ये जो हमने आखिर में लाइन लिखी है, दैट विल अलाउ दिस आंसर टू गेन फुल मार्क्स। प्रूफ है हमारे पास एग्जामिनर की तरफ से। अगेन क्वेश्चन हमारे पास है 3 मार्कर का, एक्सप्लेन वन एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरीज ऑफ गुड्स ऑर्डरिंग ऑनलाइन। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि अभी इंक्रीज यूज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से एयर पोल्यूशन होगी, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया। आगे हमने उसकी एग्जाम्पल स्टेट कर दी कि द एमिशंस फ्रॉम द ट्रक वैन और हैवी ट्रांसपोर्ट मिक्सेस अप इन द एयर एंड डाइल्यूटेड, तो ये हमने आगे एग्जाम्पल बता दी। विच इज़ आगे हम उसका इम्पैक्ट बता रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड कैन लीड टू मैनी डिजीज। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the first sentence correctly identifies a valid environmental effect, पहला पॉइंट यहाँ मिल गया। The answer explains sufficiently the environmental effect with the relevant points of development, तो 2 मार्क्स हो गए, यहाँ मिल गए, टोटल के 3 मार्क्स हो गए, सिंपल एज दैट। वीक आंसर को अगर हम देखें, वही क्वेश्चन है, ऊपर वाली की तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही, पर लेट्स सी। सनी एनवायरमेंट effect can be the increasing point because I don't know क्या लिखा है। पर यहाँ पे वो एग्जामिनर कह रहा है कि द कैंडिडेट हैज़ नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड एन एनवायरमेंटल इफेक्ट सच एज एयर पोल्यूशन टू बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। बस ये हो गया। नेक्स्ट यू हैव योर 4 मार्कर। 4 मार्कर को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ईजी है। 4 मार्कर इज सिंपली टू मार्कर्स, यानी 2 मार्कर्स हैं। तो पहला 2 मार्कर, जिस तरह से हम 2 मार्कर को हम अटेम्प्ट करते थे, स्टेट 1 पॉइंट, एक्सप्लेन अ रीजन या इम्पैक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल, एंड देन डू दैट अगेन, स्टेट योर सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन अ रीजन, इम्पैक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका 4 मार्कर यहाँ पे आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई कंट्रीज यूज शिपिंग कंटेनर्स टू इंपोर्ट फूड। यहाँ पे हमारे पास नीचे वी हैव दिस 4 मार्कर, तो इसलिए हमने कमांड वर्ड को देखा, 4 मार्कर को देखा, और हम उसको इसी तरह से आंसर करेंगे। पहले हमने अपना पॉइंट स्टेट किया, कंटेनर्स कैन बी रेफ्रिजरेटेड, hence are best suited for perishable food, ये हमने आगे रीजन बता दी। सिमिलरली कंटेनर्स अलाउ अ लार्जर कैपेसिटी ऑफ फूड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, पॉइंट हो गया। आगे हमने बता दी इसकी जी, और रीजन बता दिया, hence leading to lower cost। बहुत सिंपल था ये स्पेसिमेन पेपर में से एग्जांपल है। एक्सप्लेन का वर्ड आ गया, और यहाँ पे ये 4 मार्कर है, तो हम अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यानी स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, आंसर फॉर्मेट लगाएंगे यहाँ पे। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग इज फ्री, पॉइंट हो गया। सो आगे हम बता रहे हैं उसका इम्पैक्ट, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग इन अ न्यूज़पेपर। सिमिलरली अब नीचे उसने जो सेकंड पॉइंट है उस पर लिखा है कि इट हेल्प्स इन टू इंक्रीज ट्रस्ट इन बाइंग द प्रोडक्ट। अब ये उसका पॉइंट है, इसका कोई आगे उसने कोई एग्जांपल नहीं दी, कोई इसने कोई रीज़न नहीं दिया, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं दिया, इसलिए इसको ऊपर मिले हैं 2 मार्क्स और उसको नीचे मिले हैं 1 मार्क। सो 2 + 1 दे गॉट 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स। नीचे एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ, this question requires candidates to explain 2 advantages of word of mouth advertising. The first advantage is clearly explained, यानी पहला वाला तो बहुत अच्छे से explained है। The second advantage identifies a valid advantage but there is no explanation. Identify कर लिया अपने point को, point state कर लिया, मगर कोई explanation आप दी नहीं, ठीक। ये बहुत important है। Proof from the examiner। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। मीना हैज़ bought a new car and needs motor vehicle insurance, जो कि हमने डिस्कस किया था अभी अपने यूनिट नंबर 5 के अंदर। शी नोज दैट शी हैज़ टू कॉन्टैक्ट एन इंश्योरेंस ब्रोकर और एन इंश्योरेंस कंपनी टू अरेंज इंश्योरेंस। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। डिस्क्राइब 2 सुटेबल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीना कुड यूज टू फाइंड आउट मोर अबाउट इंश्योरेंस। अब हमने यहाँ पे शुरू में अपना पॉइंट दिया कि भाई मीना कुड कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी थ्रू टेलीफोन, पॉइंट हो गया। आगे हमने एक इम्पैक्ट बता दिया कि विच इज़ अ क्विक मेथड एंड इट विल बी ईजी फॉर हर टू आस्क वट एवर शी वॉन्ट्स, सिंपल। आगे उसने अपना सेकंड पॉइंट दिया, मीना कुड यूज द इंटरनेट एंड एक्सेस द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, सेकंड पॉइंट, ये फिर सेकंड फैक्ट हो गया। आगे उसने उसका भी इम्पैक्ट बताया, इट इज़ एन ईजी एंड इंटरेक्टिव मेथड, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड मीना कुड ऑल्सो प्रिंट दैट इन्फॉर्मेशन। इसलिए उसको 2 मार्क्स ऊपर मिले, 2 मार्क्स उसको नीचे मिले, टोटल इसके पास मार्क्स हो गए 4 आउट ऑफ 4। वी हैव अनदर एग्जाम्पल हियर, ये देखिए, डू यू थिंक करंट एसेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फिक्स्ड नॉन करंट एसेट टू अ बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर। करंट एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। करंट एसेट्स सच एज डेटर्स, कैश इन बैंक एंड इन्वेंटरीज आर लिक्विड एसेट्स एंड कैन बी टर्न्ड इनटू कैश इजीली, अनलाइक नॉन करंट एसेट। यहाँ पे पहला पॉइंट उसका यहाँ पर हो गया। अब आगे वो उसका बता रहा है, एक मिनट,
अच्छा, आगे वो बता रहा है फिक्स्ड एसेट के बारे में। फिक्स्ड एसेट आर इम्पोर्टेंट एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। और नीचे पे उसने 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 रीज़न बता दी।